कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। आई होप आपने अभी तक अपनी अपनी सभी तैयारियां शुरू कर दी होगी। जो आपकी तैयारियां हो रही होंगी दिल्ली कांस्टेबल के लिए, और अभी बाकी भी वैकेंसियां बच्चों आने वाली हैं। और उसके बाद दोस्तों आपकी यूपी की वैकेंसियां भी आने वाली हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाने की सोच रहा था पहले से ही। तो आज ही एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। थोड़ी सी यूनिक लगे तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं संघर्ष फॉर नौकरी, जिसमें हम बात करेंगे साई एकेडमी फॉर सक्सेस। इस चैनल का एक और रूप है, एक और नाम है। और संघर्ष फॉर नौकरी पर आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। महिलाओं बच्चों संबंधी कानूनी प्रावधान। बाकी तैयारी तो आई होप आप सब कर ही रहे होंगे। इसके अलावा हम एक तैयारी और करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम आईपीसी की सभी धाराओं के बारे में बात करेंगे। और आज जो हमारी जो फोकस रहेगा वो रहेगा महिलाओं और बच्चों के लिए, कि महिला बच्चे के संबंध में हमारे जो संविधान है उसमें कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। तो ये शुरू कर लेते हैं अपना। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए। महिलाओं के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान और उनके विधियों और विधियों के संरक्षण का प्रावधान हमारे यहाँ दिया गया है। यानी महिलाओं को क्या करना है, सुरक्षित करना है हर प्रकार से, और उसका प्रावधान जो है हमारा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा संविधान के अंदर भी बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, ख़ास तौर पर भाग 3 के अंदर, जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो उसके अंदर क्या है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसमें न केवल बच्चे बल्कि महिलाएं और सभी प्रकार के पुरुष शामिल किए गए हैं और उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इन 12 से लेकर 35 के अंतर्गत क्या क्या लिखा गया है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 12 में लिखा गया है संविधान के विषय में, कि संविधान क्या होंगे, मौलिक अधिकार क्या होंगे और मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा होगा भारत में। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ और हमारे संविधान बनने लगा, उस समय हमारे पास जो मौलिक अधिकार थे वो बच्चों 7 थे दोस्तों, 7 थे, जो बाद में कम करके जो हैं वो 6 कर दिए गए थे। यानी पहले 7 मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंतर्गत थे, जो बाद में 6 कर दिए गए थे। और 12 में केवल ये बताया गया है, 12 में केवल ये बताया गया है कि मौलिक अधिकार जो है वो आपका किस तरीके से दिए गए हैं। पहले 6 मौलिक अधिकार अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमारे हैं। तो इन्हीं 6 मौलिक अधिकारों के विषय में हम बात करेंगे। तो इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आपका शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और अंत में आपका जो भी उल्लंघन करते हैं उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं विधि के समक्ष समानता में जो उल्लंघन करते हैं संविधान का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें दिया गया है। तो यहाँ सभी अधिकार 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे। खास तौर पर आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा महिलाओं और बच्चों पर रहेगा, ठीक है, कि महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14 की, और इसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी कैसे हैं, समान हैं। यानी जो विधि है यानी कानून है, उनके समक्ष सभी समान हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति है, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी लिंग का हो, सभी कैसे हैं, बराबर हैं। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 15 की, जिसमें सामाजिक समानता की बात की गई है। यानी सामाजिक समानता का मतलब किसी भी जाति धर्म लिंग का जो व्यक्ति है उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना जो है वो मना है। तो इसका अधिकार जो है हमें कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 15 में मिलता है। आर्थिक समानता, जिसको हम बोलते हैं अवसरों की समानता, उसका जिक्र जो किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 16 में, ठीक है। इसके अलावा 15(3) है स्त्री और बालकों के लिए विशेष उपबंध, इनका जिक्र भी किया गया है। आज हम बात करेंगे साथ में दहेज प्रथा के बारे में, कि दहेज वाला जो हमारा ये अधिकार था महिलाओं के लिए कब शुरू हुआ था। शायद हो सकता है आपसे पेपर में इसके बारे में प्रश्न वो कर लें। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास क्या, आपका अनुच्छेद 39A, D
और यहाँ डा का मतलब ई है, तो अनुच्छेद 23 है कि मतलब बेचना खरीदना मना है, बालात श्रम कराना मना है महिलाओं से, और इसके अलावा महिलाओं को पुरुषों के समान आजीविका प्रदान की जाए। देखिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है अनुच्छेद 39A, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान यानी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। सरकारी विभागों के अंदर ये बातें ठीक हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत काम किए जाने बाकी हैं। तो यहाँ पर 39 बोलता है समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष। तो 2 के बारे में बताया हुआ है, समान आजीविका के अवसर प्रदान करने का कार्य कर सकती है महिला पुरुष दोनों। ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जो समाज के लिए और हमारे देश के लिए या हमारे समाज के लिए या हमारे कानून के लिए गलत नहीं है। तो कोई भी काम हम लोग, कोई स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही कर सकते हैं। इसके अलावा स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति के दुरुपयोग से संरक्षण, इसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है महिलाओं का, उसका जिक्र किया गया है 39 में, जिसको 39 कहते हैं। इसके अलावा न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान किए गए हैं। यानी जो आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, लिमिटेड एम्प्लॉयज़ के लिए जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कुछ महीने की लीव मिलती है, तो उसका जिक्र जो किया गया है वो अनुच्छेद 42 के अंदर किया गया है। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा अनुच्छेद 51 जिसमें स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग किया गया है। यानी जो जो भी ऐसी प्रथाएं थीं, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होने देते थे, इस प्रकार की जितनी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रथाओं को क्या किया जाएगा, अंत किया जाएगा। अभी हाल ही में आपको पता है कि क्या किया गया है, अभी जो 3 तलाक हैं उसको बंद किया गया है। तो ये उसी में से एक क्लोज आप मान के चलिए अनुच्छेद ए में, यहाँ पे का में डा के बारे में। इसके अलावा अनुच्छेद 243(6) है, जहाँ पे पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों ये 1992 में किया गया था, ठीक है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन और 74वां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, जिसमें नगर पालिकाओं और पंचायतों के अंदर, देखिए अगर आप 243(6) देखते हैं वो भी और 243 ना देखते हैं वो भी, इन दोनों के अंतर्गत सेम बातें की गई है। अगर शहर है तो नगर पालिकाओं के अंदर, और अगर गांव है तो पंचायतों के अंदर महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात की गई है। तो ये तो थे बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो महिलाओं के विषय में थे। तो आज हम केवल महिलाओं तक डिस्कस करेंगे, और कल हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। आइए देख लेते हैं महिलाओं के संरक्षण के लिए कुछ कानूनी प्रावधान हैं। जैसे एक आपको यहाँ पर दिखाई देगा दहेज निषेध अधिनियम 1961। तो इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर कि कब ये लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 1961 को इसको लागू किया गया, और इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है और देता है, दोनों दोषी माने जाएंगे, दहेज लेना और दहेज देना, तो 5 वर्ष की कैद होगी और 15,04,000 रुपये का उसको जुर्माना होगा। तो अगर इसकी बात करें कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये बात है, तो भारतीय दंड संहिता, आप इसको रखिए IPC, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और इसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामलों से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। और अगर देखें आप धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद का प्रावधान है। यानी अगर कोई किसी को परेशान करता है और दहेज की मांग करता है तो 498A लगेगा उस पर। और अगर मान लो दहेज दे दिया है या अपनी इच्छा से पिता ने कुछ सामान अपनी लड़की को दिया है और वो वापस देने से मना कर रहे हैं, तो 406 अनुच्छेद के तहत, 406 अनुच्छेद के तहत, धारा 406 के तहत उनको जो है 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। तो यहाँ पर जो 1956 वाला अधिनियम है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या है, जैसे हमने अभी 24 में पढ़ा, 23 में पढ़ा, महिलाओं को जबरन खरीदना बेचना दोनों मना है, इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आपको है, ये स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। अगर क्या करते हैं
इस पर बहुत ज़्यादा मुकदमे अभी हाल ही में सुनने को मिले हैं। ये है अधिनियम 1986। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों में या लेखों में, रंग चित्रों में, किसी भी प्रकार से अगर महिलाओं का किसी प्रकार से अशिष्ट रूपण किया जाता है। आपको याद होगा द कपिल शर्मा शो आता है, उसके अंतर्गत भी क्या था कि कुछ महिलाओं ने, जो महिला वहाँ की मुंबई के अंदर महिला संगठन है, उसने इनके खिलाफ भी क्या कर दिया था बच्चों, केस कर दिया था। तो उसके तो अगर कोई आपसे उसका अधिनियम पूछेगा तो आपको बताना उसका अधिनियम कौन सा है, 1986 है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ वाकई में कुछ यूनिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। बाकी तैयारी आप करते रहिए करंट अफेयर्स की और बाकी चीज़ों की, बट आईपीसी की बात करें, सीपीईसी की बात करें, तो उसके लिए वीडियोस आपको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कम मिलेंगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई अच्छी है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा आपको, ताकि धीरे धीरे सारी वीडियोस ऐसी मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। 2005 के अकॉर्डिंग इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है वो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम है। यानी जो घरेलू हिंसा होती है, आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, और अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में जो भारत के आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उसके अंतर्गत क्या है, भारत में अधिकतर महिला, जो पहला जो नाम था वो था आपका दिहाड़ी मजदूरों का, जो नंबर 1 पोजीशन पर थे वो दिहाड़ी मजदूर थे। और नंबर 2 पोजीशन पे जो थे वो थी महिलाएं। कौन सी थी, महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं जो आत्महत्या कर रही थी। ठीक है, रामफल पवार जी, कौन, रामफल पवार जी जो हैं वो इसके आपके अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो बहुत अधिक गति से आत्महत्या कर रही हैं, और जिसका प्रमुख कारण जो है बच्चों वो है घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा के कारण महिलाएं क्या कर रही हैं, अधिक आत्महत्या कर रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए अभी जो आ सकता है, करंट का भी टॉपिक थोड़ा सा इसको कह सकते हैं, कि 2012 में जो निर्भया का जो केस हुआ था, किसका केस हुआ था, जो निर्भया का जो केस हुआ था, उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो 2012 में निर्भया केस हुआ था। और 2012 में निर्भया केस के बाद सरकार को थोड़ी सी सुध आई, और सरकार ने क्या किया, 2013 में आपराधिक कानून संशोधन पारित कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि बहुत सारे क्लोज जो हैं वो जुड़ गए। आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लास्ट टॉपिक आज का है, महिला आयोग कराऊंगा, उसके बाद आज की वीडियो का हम यहाँ क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 375 जो बलात्कार वाली है, 376, ये सब जोड़ दिया गया। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट है वो है धारा 326A और धारा 326B। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तेजाब फेंकने वाला, ठीक है, आपको याद होगा मूवी थी छपाक मूवी। ठीक है, तो छपाक मूवी के लिए, ठीक है, जो लक्ष्मी अग्रवाल थी, कौन थी, लक्ष्मी अग्रवाल, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। तो जो कौन थी, लक्ष्मी अग्रवाल जी थी, तो उन पर जो है दिल्ली में क्या किया गया था, एसिड अटैक किया गया था। क्या किया गया था, एसिड अटैक। तो एसिड अटैक से संबंधित कितने हमारे पास धाराएं हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 326A है और 326B है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर तेजाब फेंकने के लिए 326A है, जबकि धारा 326B जो है वो है इसका वो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसकी बात की गई है यहाँ पर, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और बाकी क्रिस्टल अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है जनवरी 1992 में हुआ था। स्वाति मालीवाल, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या नाम याद रखिएगा, स्वाति मालीवाल जो हैं अभी जो है इसकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, स्वाति मालीवाल, आप ये नाम ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ये कौन है, स्वाति मालीवाल जी हैं। ठीक है, और ये काफ़ी समय से इसकी अध्यक्ष हैं। तो अगर बात करें कि महिला आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी कब बच्चों, 1992 में हुई थी। और 1990 में, ठीक है, जो 1990 था इसका सर्वाधिक विकास के रूप में किया गया इसका। तो महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा देना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो हमने कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। तो बाकी बच्चों के लिए हम लोग कल वीडियो बनाएंगे, बच्चों के लिए क्या क्या अधिकार दिए गए हैं ये सभी एक बार आप ध्यान से देखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।